तो हाय माय डियर फ्रेंड, दिस इज अंशुल शर्मा और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ और इंग्लिश में इसे कहते हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग। देखिए, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपको इसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगा, हिंदी के भी इंग्लिश के भी, प्लस आपको मैं टॉपिक वाइज भी थ्योरी भी अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने फर्स्ट चैप्टर का, पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज सब्सटेंस। तो देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी वस्तुओं जिनमें द्रव्यमान होता है स्थान गिरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। और उदाहरण के तौर पर लोहा पत्थर ईंट जलवायु आदि। देखिए, पदार्थ एक्चुअल में कहते किसे हैं, दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज जिसके पास एक तो क्या हो भैया, द्रव्यमान हो, और दूसरा वो स्थान घेरती हो। जैसे ये बोर्ड है, स्थान भी घेरेगा, इसके अंदर द्रव्यमान भी है। द्रव्यमान कहते हैं एक्चुअली भार को, तो भार से थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन आप यहाँ ये समझ सकते हो कि हाँ, द्रव्यमान मतलब वजन। ठीक है, एक्चुअली वजन से अलग होता है, अगेन आई एम सेइंग, लेकिन फिर भी आप द्रव्यमान को वजन से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो एक तो वजन हो और दूसरा स्थान घेरती हो। तो ऐसी सभी वस्तुएं जिनके पास द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो वो सभी पदार्थ कहलाएंगे। जैसे लोहे के अंदर ये गुण है, मतलब दुनिया में ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में ये दोनों क्वालिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो द्रव्यमान होगा और स्थान घेरेंगी, तो इसलिए हम ऑलमोस्ट सभी वस्तुओं को पदार्थ कहेंगे। ठीक है, ये मित्रों दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन कौन पदार्थ हैं, यानी कि ये जो लिखे हुए हैं इनमें से आपको केवल पदार्थ जो हैं उनको छांटना है। तो हमने अभी देखा था कि पदार्थ किसे कहते हैं, जिसके अंदर द्रव्यमान हो और जगह घेरता हो, तो उसे हम पदार्थ कहेंगे। तो देखिए, कुर्सी यहाँ पर है, कुर्सी के अंदर द्रव्यमान यानी कि वजन भी होता है और स्थान भी घेरती है, इसलिए ये पदार्थ है। तो इसे लिख लेंगे हम वायु। तो वायु के अंदर भी द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती है, इसलिए वायु भी पदार्थ है। स्नेह यानी कि अपना जो लाड़ प्यार है किसी के प्रति, वो पदार्थ नहीं है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। गंध यानी कि स्मेल, तो ये भी पदार्थ नहीं है क्योंकि ना तो ये जगह घेरती और ना इसके पास द्रव्यमान होता है, इसलिए ये पदार्थ नहीं है। घृणा यानी कि किसी से नफरत, तो ये भी पदार्थ नहीं है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। बादाम, देखिए बादाम के अंदर वजन होता है और जगह गिरता है, इसलिए बादाम क्या है, पदार्थ है, इसे ले लेंगे। विचार, विचार पदार्थ नहीं है। नींबू पानी, नींबू पानी देखिए वजन होता है और स्थान भी गिरता है कहीं ना कहीं, तो इसलिए नींबू पानी जो है पदार्थ है, इसलिए इसे ले लेंगे। और यहाँ पर देखेंगे इत्र की सुगंध, तो सुगंध में कोई द्रव्यमान या वजन या भार नहीं होता है, ना ये जगह घेरती है, तो इसलिए इत्र की सुगंध पदार्थ नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने इन सबको लिख लेना है, जो जो पदार्थ हैं, ठीक है, उन्हें अपन को अलग लिख लेना है। यही आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न ये आपके सामने है, गर्म खाने की खुशबू कई मीटर दूर से भी आप तक पहुंच जाती है, परंतु ठंडे खाने की खुशबू लेने के लिए आपको उसके नजदीक जाना पड़ता है। कहना क्या चाहता है ये कि गर्म खाना कहीं अगर बन रहा होता है, गर्मा गर्म गाजर का हलवा बन रहा हो, कड़ी बन रही हो या कोई सब्जी बन रही हो टेस्टी सी, तो उसकी खुशबू कई मीटर दूर से भी आप तक पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के साथ में ऐसा नहीं होता। तो उसके पीछे का रीजन जानेंगे हम, क्यों ऐसा होता है। ओके, तो इससे पहले अपन कुछ समझेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर का दे दूंगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले तो हम रीजन जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर को जानने से पहले हम कुछ चीज़ें समझेंगे। हम ये समझेंगे कि गर्म खाने की खुशबू कई मीटर दूर से भी हम तक आ जाती है, लेकिन ठंडे खाने की खुशबू हम तक नहीं पहुंच पाती। उसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, जितने भी पदार्थ होते हैं सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जो पदार्थ को बहुत बार तोड़ने पर लास्ट में जो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि परमाणु हमें मिलेगा और बहुत छोटा होता है परमाणु, और सदैव गोलाकार भी होगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा था कि जो परमाणु है तो वो निरंतर गति करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। चाहे किसी भी पदार्थ का परमाणु हो, चाहे लोहे का परमाणु हो, चाहे जल का परमाणु हो, चाहे वायु का परमाणु हो, सबको सारे के सारे परमाणु गति करते रहते हैं। सारे के सारे परमाणु धीरे धीरे वाइब्रेट करते रहते हैं। आप बोलोगे कि सर हमको दीवार दिख रही है सामने, तो इसके परमाणु भी गति कर रहे होंगे। डेफिनेटली दीवार के परमाणु भी, क्योंकि वो पदार्थ है, तो सभी पदार्थों के परमाणु गति करते रहते हैं और इनके अंदर की यह गति इतनी कम होती है कि हमको नॉर्मली दिखाई नहीं देती। अब जैसे हम गति करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हमें भोजन से मिलती है। तो यहाँ पे ये परमाणु गति कर रहे हैं, परमाणु कंपन कर रहे हैं, परमाणु वाइब्रेट कर रहे हैं हर एक पदार्थ के, तो इस गति के लिए इसको ऊर्जा चाहिए, तो जो कि परमाणु के अंदर निहित होती है, भरी होती है, और जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो यह गतिज ऊर्जा सभी पदार्थों के सभी परमाणुओं को गति कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, जिसकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होगी वह ज़्यादा गति करेगा, किसी की गतिज ऊर्जा अगर कम होगी तो वह कम गति करेगा, सीधी सी बात है। अब एक बात और कि जैसे हमारे अंदर जो ऊर्जा है चलने फिरने के लिए भोजन से हमें मिलती है, और हमारी ऊर्जा अगर खत्म हो जाए या कम हो जाए तो हम दोबारा भोजन करते हैं और वह ऊर्जा में दोबारा से रिस्टोर हो जाती है, दोबारा से हमें प्राप्त हो जाती है। तो वैसे ही इन परमाणुओं को गति करने के लिए जो उत्तरदायी गतिज ऊर्जा है वह भी किसी के अंदर मान लीजिए कम है, तो उसे बढ़ाया जा सकता है। किस प्रकार से, उस पदार्थ को गर्मी देकर, उस पदार्थ को हीट देकर, उस पदार्थ को तापमान देकर। मान लीजिए कि यह पानी भर दिया मैंने किसी भगोने में और यहाँ पर मैंने इस पानी को छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो ये शांत हो जाएगा। चूंकि ये पदार्थ है तो हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं और सभी परमाणु गति करते हैं, चाहे वो थोड़ा सा ही वाइब्रेट करेंगे, लेकिन परमाणु वाइब्रेट या कंपन जरूर करते हैं और उसके लिए उत्तरदायी होती है गतिज ऊर्जा। तो हम मान लेते हैं कि इस पानी की गतिज ऊर्जा अभी जो है ना, उसकी वजह से ये कण
गति कर रहे हैं, लेकिन हमको दिखेंगे नहीं, बहुत कम गति करेंगे। अब हम एक बात और जानते हैं कि इनकी गतिज ऊर्जा को या किसी भी पदार्थ की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, उस पदार्थ को गर्म कर देंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए हम इस पानी को नीचे से आग लगा देंगे और इसको गर्म कर देंगे, तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो जैसे ही गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि गतिज ऊर्जा का देखो गति और गतिज मतलब गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा यही होती है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनके परमाणुओं की अगर हम गतिज ऊर्जा बढ़ा दें तो मेरे प्यारे मित्रों, उनके बीच में जो गति हो रही है ना, जो कंपन हो रही है, वो बहुत तेज हो जाएगा। तो यहां पर हम जैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो पानी के जो परमाणु हैं उनके बीच का कंपन बहुत तेज होने लगेगा, जो कि आप पानी को उबालते समय देख भी सकते हैं। पानी बिल्कुल ऐसे उछलने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके परमाणु अब तेज गति करने लगे। क्यों? क्योंकि उसको हमने गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं और गतिज ऊर्जा कम करने के लिए किसी पदार्थ को हम ठंडा करते हैं। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गतिज ऊर्जा बढ़ा दी, तो इसलिए कंपन बढ़ जाएगा। किसका? पानी के कणों के बीच का कंपन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखिए भोजन के केस में होता क्या है कि जैसे यहाँ पर कोई गर्म खाना पक रहा है। अब हम जानते हैं कि हम जिस भी प्रकार का खाना पकाएं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा द्रव की, पानी की मिली हुई होती है। अब हम एक बात और जानते हैं कि जैसे ही हम गतिज ऊर्जा बढ़ाएंगे तो अभी कण, यानी कि भोजन के ले लो या किसी भी पदार्थ के आप कण ले लो, तो उन कणों के बीच में जो कंपन हो रहे हैं वो तेज हो जाएंगे और यह कण बाष्पीकृत होने लगेंगे और यहां से बाष्पीकृत होने के बाद यह कण उड़ सकते हैं और उड़कर हम तक आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि भोजन, गर्म भोजन जो होता है उसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा अधिक होने के कारण से यह कण अंतर आणविक आकर्षण बल को तोड़कर भाग जाते हैं और बाष्पीकृत हो जाते हैं और आराम से हम तक पहुंच जाते हैं। तो इसका आंसर हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप आंसर नोट कर लीजिए। मैंने लिखा है गर्म खाने के अभी कणों की गतिज ऊर्जा। अभी कण मतलब जिन कणों से वह खाना बना है, ठीक है। तो गर्म खाने के अभी कण है जिनसे वह बना है, तो कणों की गतिज ऊर्जा ठंडे खाने के अभी कणों की अपेक्षा अधिक होती है और गतिज ऊर्जा अधिक होने से क्या होगा कि यह आसानी से बाष्पीकृत हो जाता है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि इस कारण यह आसानी से बाष्पीकृत होकर गैस की तरह व्यवहार करते हैं और कई मीटर दूर तक भी हम तक पहुंच जाते हैं गर्म खाने के कण। और यही कारण है कि गर्म खाने की खुशबू कई मीटर दूर से भी हम तक पहुंच जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाकायदा फेयर करते चलें। अगर आपको लग रहा है कि हमें कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है जहाँ से हम क्वेश्चंस को, आंसर्स को अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे पूरा फेयर अच्छे से नोट्स बनाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, मेहनत करिए, दम लगाइए और निश्चित ही आप सफल होंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको समझना पड़ेगा अंतर परमाणविक आकर्षण बल, और इसे कहते हैं इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स। तो ये एक्चुअल में होता क्या है? देखिए सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं और परमाणु आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो परमाणु आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं, तो परमाणुओं को जोड़ने के लिए आपने फेविकॉल तो डाली नहीं है यहाँ पे, ना फेविक्विक डाली। तो परमाणु जिस ताकत से जुड़े रहते हैं वह ताकत ही इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स कहलाती है। किसी के अंदर अगर इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं कि मान लिया जाए कि यहाँ पे ये वाली जो ताकत है इनको जोड़ने वाली है बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, तो वह पदार्थ कैसा हो जाएगा? वह पदार्थ ठोस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स अगर जिसका बहुत ज़्यादा होगा तो वह अपना आकार, अपना शेप आसानी से नहीं खोएगा और ठोस की तरह व्यवहार करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके मामले में हमको क्या समझना पड़ेगा? इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स पहले ही समझ लो, उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे द्रव हो गया, कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के पार्टिकल्स यानी कि एटम्स के बीच में क्या होता है कि जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इसलिए या तो फिर अपन यूं कह दें कि जिनके बीच में इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा वीक होगा वह लिक्विड की बात व्यवहार करेंगे, या तो फिर आप ये कह दो कि लिक्विड्स के जो पार्टिकल है उनके बीच में जो इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन फोर्स होता है वह बहुत ज़्यादा वीक होता है। बात दोनों एक ही है। देखिए तो आकर्षण बल से संबंधित अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न पूछ रहा है कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है। कहने का अर्थ यह है कि तैरने के लिए वो पानी को काट के आगे बढ़ता है। स्विमिंग पूल में कौन? गोताखोर, डाइवर इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? मतलब यहाँ पर जो पदार्थ है वो क्या? पानी। तो पानी का कौन सा गुण यहाँ पे दिख रहा है? मतलब पानी को वो काट पा रहा है। कौन सा गुण है पानी के अंदर कि पानी आसानी से कट रहा है? कोई जमीन पे लेट के जमीन में तैर सकता है क्या? नहीं तैर सकता, लेकिन पानी में तैर पाता है। जमीन को नहीं काट पाएगा, हाथों से पानी को काट पा रहा है। तो इसके पीछे का क्या फंडा है? कौन सा गुण है पानी के अंदर ऐसा कि स्विमिंग पूल में जो गोताखोर है वो उसे काट के आगे बढ़ जाता है? तो देखिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी पदार्थ होते हैं उनके परमाणुओं के बीच में एक आकर्षण बल होता है जिसे हम अंतर परमाणविक आकर्षण बल या अंतर आणविक आकर्षण बल कहते हैं। अगर वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा तो वह पदार्थ ठोस की भांति व्यवहार करेगा, मतलब आसानी से कटेगा नहीं, आसानी से अलग नहीं होगा। लेकिन जो द्रव होते हैं जैसे कि पानी या कुछ भी और द्रव, तो उनके बीच में क्या होता है? उनके पदार्थों के परमाणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है जोड़ के रखने वाला वो बहुत कमजोर होता है। तो इसलिए मान लीजिए ये पानी के परमाणु है और ये पानी के परमाणु है, तो इनके बीच में
जो आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा दुर्बल होगा। तो जैसे ही बाह्य बल आरोपित करेंगे हम तो ये टूट जाएंगे बंद, और ये परमाणु एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और इधर उधर हो जाएंगे और ये अपना आकार खो देंगे, और पानी को आसानी से इसी गुण के कारण काटा जा सकता है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि जल के अवयवी कण, अवयवी मतलब जल को बनाने वाले, जल के अवयवी कणों के मध्य मतलब बीच में दुर्बल आकर्षण बल होता है, दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसके कारण बाह्य बल लगाने पर, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर ये कण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मैंने लिखा है कि दुर्बल आकर्षण बल होता है जिसके कारण गोताखोर, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ गोताखोर, ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा मैं, गोताखोर जल को काट कर तैर पाता है। बात क्लियर है? तो ये हो गया, ठीक है।